सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का एक पुराना मकान ट्रेंड क्यों कर रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने आज यह सवाल उठाया कि जो लालू प्रसाद यादव वर्ष 1990 तक पटना के एक छोटे से सरकारी चपरासी क्वार्टर में रहते थे, वो आज बड़े बड़े महलों के राजा कैसे बन गए और उनके पास पटना में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कहां से आई। डर क्यों रहे हैं? एक ही प्रश्न तो पूछ रहा है कि चपरासी क्वार्टर में रहने वाला ये महलों का राजा और चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का कहां से सौभाग्य मिला? दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र होने के नाते ही तो मिला। किसकी पैसा थी? बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई थी। इनको अवसर मिला एक भी, और नियुक्ति की बात करते हैं, मुंह छुपाए फिरते हैं। ये राजनीतिक गप्पेबाज हैं और बड़बोलेपन के शिकार हैं। इन दावों की सत्यता को जानने के लिए आज हमारी टीम पटना के उसी सरकारी चपरासी क्वार्टर में पहुंची जहां लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ मार्च 1990 तक रहा करते थे। और यह मकान असल में उनके बड़े भाई मुकुंद राय को अलॉट हुआ था, जो पटना के पशु चिकित्सा कॉलेज में उस जमाने में पियोन की नौकरी किया करते थे। और बाद में लालू प्रसाद यादव भी अपने परिवार के साथ उनके इसी छोटे से चपरासी क्वार्टर में रहने लगे थे। और बाद में लालू यादव के विधायक बनने के बाद इसका विस्तार किया गया था। और राबड़ी देवी और लालू यादव की इन तस्वीरों से भी आज आप ये समझ पाएंगे कि मुख्यमंत्री बनने से पहले लालू यादव की आर्थिक स्थिति कैसी थी और वो विधायक बनने के बाद भी अपने भाई के इसी चपरासी क्वार्टर में रहा करते थे। उस जमाने की कुछ पुरानी तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं। लेकिन 10 मार्च 1990 को जब लालू यादव ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब उनका परिवार इस छोटे से क्वार्टर से मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हुआ। और इसके 14 वर्षों के बाद 14 वर्षों के अंदर अंदर लालू यादव 87 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। वर्ष 2004 के चुनावी एफिडेविट में लालू यादव ने अपने 87 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी 2004 में। 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और 2004 में यानी 14 वर्ष के बाद उनकी संपत्ति 87 लाख थी। फिर जबकि वर्ष 1990 से 2004 के बीच सिर्फ 7 वर्ष ही लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। और उस जमाने में बिहार के मुख्यमंत्री की मासिक तनख्वाह सिर्फ अलग अलग भत्तों को हटाकर सिर्फ 15 से 20 हजार रुपए प्रति महीना हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद लालू यादव वर्ष 2004 आते आते 87 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक बन चुके थे। फिर इसके 5 साल के बाद यानी वर्ष 2009 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति जो है वो 3 करोड़ 20 लाख रुपए की बताई। और यहां बात सिर्फ अकेले लालू जी की नहीं है। वर्ष 2014 में राबड़ी देवी के पास 6.5 करोड़ रुपए की संपत्ति थी और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने वर्ष 2020 में 5 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी। और लालू यादव के दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव ने उसी वर्ष 2020 में 2 करोड़ 83 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी। यानी अगर मैं सिर्फ इन परिवार के 3 सदस्यों की बात करें तो एक का 6.5 करोड़, 5.88 करोड़, 2.83 करोड़ और लालू यादव की स्वयं की जो संपत्ति है जो उन्होंने 2009 में घोषित की थी वो भी करीब 3 करोड़ से ज्यादा की थी। तो आप मिला लीजिए। और ये जो जिस समय की मैं बात बता रहा हूं उस समय तेज प्रताप यादव पर अपनी संपत्ति के बारे में गलत जानकारी देने के लिए भी एफआईआर दर्ज हुई थी और कहा गया था कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा अपने हलफनामे में नहीं दिया और अपनी संपत्ति को छुपाया। इसीलिए आज बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जो लालू यादव मुख्यमंत्री बनने तक एक चपरासी के क्वार्टर में रहा करते थे और जिनका अपना पहले से कोई ना तो व्यवसाय था और ना ही उनके या उनके परिवार के पास जो है कोई सरकारी नौकरी थी या किसी भी प्रकार की कोई नौकरी थी, फिर उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति कहां से आई। और लालू यादव और उनका परिवार सिर्फ राजनीति करके गरीबों की सेवा करते करते इतना धनवान कैसे बना। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जब हमारे संवाददाता ठीक उसी मकान में गए जो अभी आपकी स्क्रीन पर भी है, जहां लालू यादव 1990 तक रहा करते थे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए।
लालू यादव का जन्म गोपालगंज के एक छोटे से गांव फुलवरिया में हुआ था और जब उन्होंने पटना का रुख किया पढ़ाई के लिए तो सबसे पहला ठिकाना बना पटना का वेटनरी कॉलेज कैंपस। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं और जो लालू यादव के भाई हैं थे बड़े भाई, वो वेटनरी कॉलेज में ही 4th ग्रेड की नौकरी किया करते थे। ये चपरासी क्वार्टर है और यहीं पर लालू यादव रहा करते थे जब वो पटना आए पढ़ने के लिए और बीएन कॉलेज के स्टूडेंट बने। पढ़ाई भी उनकी चल रही थी, बीए एलएलबी उन्होंने की और साथ ही साथ वो राजनीति में भी, छात्र राजनीति में भी यहीं रहकर पहली बार सक्रिय हुए। और अब ये पूरा इलाका हालांकि बहुत बदलाव के दौर से गुजर रहा है, लेकिन लालू यादव जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने तब तक इसी जगह पर रहे। यहीं उनके बड़े भाई को चपरासी क्वार्टर मिला हुआ था। लालू यादव यहीं पर रहते हुए राजनीतिक तौर पे सक्रिय हुए। 1970 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने और आगे की राजनीति उन्होंने, जब जेपी आंदोलन से वो जुड़े और बाद में कर्पूरी ठाकुर के साथ उन्होंने राजनीति आगे बढ़ाई, तो भी यहीं से वो राजनीतिक समझ को विकसित कर रहे थे। लालू यादव जब 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तब तक वो और उनका परिवार यहीं रहता था। हम दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम से कहेंगे वो दिखाएं। ये वो कंस्ट्रक्शन है जो बाद में किया गया था और जो जानकार है वो बताते हैं कि लालू यादव बाद में यहीं पर बैठ करके जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो किया करते थे। यहीं से सारी उनकी आगे की राजनीतिक दिशा जो है वो तय होती थी। हालांकि अब यहाँ कोई नहीं है, यहाँ ताला लगा हुआ है और जो हालात हैं वो देख करके आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ कोई भी सक्रियता नहीं है, लेकिन लंबे अरसे तक लालू यादव यहीं पर रहे। तो आपने देखा कि लालू यादव भी कितने संघर्षों के साथ गरीबी से संघर्ष करते हुए आज जहां पर हैं वहां तक पहुंचे हैं और बिहार के गरीब आज भी लालू यादव को अपना नायक मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं। और लालू यादव ने भी शुरुआत से गरीबों की राजनीति की है और पिछड़ों की राजनीति की है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं गरीब और पिछड़ों को उनका हक दिलाऊंगा और इसीलिए वो इस वर्ग के हीरो भी बन गए। और पुरानी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन अब लालू यादव और उनका परिवार बदल चुका है। जैसा हमने आपको बताया, अब उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति है। लेकिन बिहार के वो गरीब लोग और पिछड़े लोग जिनकी राजनीति करते करते लालू जी यहां तक पहुंचे हैं, उनका क्या हाल है? क्या वो लोग भी करोड़पति हो गए? तो उनका हाल भी जान लीजिए। बिहार में आज भी 2,97,00,000 परिवारों में से 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं और इन परिवारों की मासिक आय, एक महीने की आय 6,000 रुपए से भी कम है। और बिहार में आज भी औसतन प्रति व्यक्ति मासिक आय 5,000 रुपए के आसपास है। यानी बिहार में औसतन एक व्यक्ति एक महीने में 5,000 रुपए के आसपास कमाता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो प्रति व्यक्ति आय बिहार में जो है आज औसतन वो 54-55 हजार रुपए के आसपास है पूरे साल की, जिसका मतलब होता है लगभग 5,000 रुपए प्रति महीना। ये वो बदनसीब लोग हैं जिनकी राजनीति तो लालू यादव ने की, जिनके वोट लेकर लालू यादव और उनका परिवार आज बहुत बड़ा बन गया। लेकिन बिहार की ये जो जनता है ये वहीं के वहीं रह गई। अब आरजेडी का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू के पास मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए उसके नेता आज लालू यादव के परिवार पर यह बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और न जाने कहां से ठीक चुनाव से पहले उन्होंने लालू यादव के इस मकान को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम चाय बेचते थे, 2 करोड़ का सूट पहन रहे हैं, चार्टर प्लेन से घूम रहे हैं। बीजेपी जो करे वो सब सही। आदरणीय लालू प्रसाद जी, गरीब का बेटा अगर पक्का मकान में चला गया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। यही तो लड़ाई है। प्रधानमंत्री जी अपने 10 वर्षों की नाकामी को छुपाने के लिए वही घिसा पिटा पुराना कैसेट बजा रहे हैं। ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि 10 वर्षों में आपने क्या कर दिया। चपरासी क्वार्टर से माननीय लालू प्रसाद जी ने सफर तय किया और आज के डेट में हमारी जानकारी के तहत वर्तमान विक्रय मूल्य पर 486 करोड़ की संपत्ति लालू जी को पटना में है। पटना के सबसे बड़े जमींदार हैं लालू प्रसाद। और आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं और किसके नाम पर जमीन है? परिवार के सदस्यों के नाम पर। उनमें फर्जीवाड़ा क्या है? तेजस्वी यादव
उनका निक नेम है तरुण यादव। इनकी बेटी का नाम है दूसरा धन्नो, इसके नाम पर जमीन। मीसा भारती की बेटी के नाम पर जमीन। ये क्या खेल किया है आपने? राजनीति को बिजनेस बना दिया, धंधा बना दिया। अब हमारे देश की जो जनता है, बिहार की जो जनता है, उसे यह तय करना है कि वो चुनाव में किस तरह के नेताओं को देखना चाहती है। हमारे देश की राजनीति में एक ऐसा एम फैक्टर भी है जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। असल में हम जब एम फैक्टर की बात करते हैं तो पहले एम का मतलब होता था मुस्लिम वोट। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद इस चुनाव में अगर हम देखें तो एम फैक्टर का मतलब हो गया मछली, मटन और मुगल। लेकिन एम फैक्टर का एक और मतलब होता है और वो है मनी फैक्टर। एम मतलब मनी, मां से मछली तो है ही, आपने सुना होगा, लेकिन एम मतलब मनी भी है। हमारे देश में ऐसे कई बड़े नेता हैं जिन्होंने गरीबों और पिछड़ों की राजनीति करके अपने बड़े बड़े महल बना लिए, जबकि ये सारे नेता जब खुद राजनीति में आए थे तब वो छोटे से मकान में रहा करते थे। और इसीलिए हमने इस बार ये तय किया कि आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको उन तमाम नेताओं के जो आज बड़ी बड़ी खानदानी राजनीति कर रहे हैं, उन नेताओं के वो घर दिखाएंगे जहां से उनकी राजनीति शुरू हुई थी, और वो घर भी दिखाएंगे जिसमें वो आजकल रह रहे हैं। और ये सीरीज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में गरीबी की राजनीति से धनवान बनने वाले नेताओं पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता। और ये नेता भी एसी वाले कमरों में बैठकर, बड़े बड़े बंगलों में बैठकर गरीबों के चूल्हे से अपने हाथ सेकते थे। जब दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां ऐसी प्रवृत्ति के नेताओं और शासकों को स्वीकार नहीं किया जाता। देखिए, हमारे देश में और कुछ दूसरे देशों में फर्क यह है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार को कोई मुद्दा आज भी नहीं माना जाता। हमारे देश में जो नेता जितने बड़े बंगले में रहता है, जितनी बड़ी गाड़ी में चलता है, जितनी बड़ी सुरक्षा लेकर चलता है, उसे उतना ही बड़ा नेता माना जाता है। हमारे देश के जो लोग हैं वो कमजोर और गरीब नेता शायद नहीं देखना चाहते। इसीलिए आपने देखा होगा गरीब और पिछड़ों की राजनीति करने वाले तमाम नेता आज खुद बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी एसयूवीज में चलते हैं और उनकी तमाम जो है ठाट बाट रहते हैं। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल जैसे जो नेता हैं, जो ये वादा करके राजनीति में आए थे कि कभी वो सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, वो भी आज, अब तो वो जेल में है, लेकिन उन्होंने भी अपने लिए एक बहुत बड़ा मकान बना लिया। लेकिन कुछ देश आज भी हमारे दुनिया में ऐसे हैं जहां पर जो जनता है वो भ्रष्टाचार को लेकर बहुत संवेदनशील है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के लोग भी भ्रष्टाचार को लेकर उतने ही संवेदनशील बने जितने दक्षिण कोरिया के लोग हैं। आज मैं आपको दक्षिण कोरिया का एक उदाहरण देना चाहता हूं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल की पत्नी ने, यानी वहां की जो फर्स्ट लेडी हैं, वहां के राष्ट्रपति की पत्नी, उन्होंने अमेरिका के एक प्रीस्ट से 1,88,000 रुपए का एक बैग, डियोर का बैग गिफ्ट में ले लिया। जबकि दक्षिण कोरिया में यह नियम है कि वहां कोई भी नेता, चाहे वो राष्ट्रपति या उनकी पत्नी ही क्यों ना हो, कोई भी नेता जो संवैधानिक पद पर बैठा है वो एक बार में 62,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकता। सोचिए, वहां के नेताओं पर यह पाबंदी है, 62,000 रुपए से ज्यादा का महंगा गिफ्ट, तोहफा वो नहीं ले सकते। और दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति की पत्नी ने एक बैग ले लिया। वहां राष्ट्रपति की पत्नी ने यह नियम तोड़ा और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। और इसकी वजह से दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति वहां के चुनाव में इसकी वजह से हार भी सकते हैं। यह इतना बड़ा मुद्दा बन गया क्योंकि उनकी पत्नी ने $2,200 US डॉलर का एक डियोर बैग गिफ्ट में ले लिया और वहां की जनता इससे नाराज हो गई। और हालत यह हो गई कि वहां के राष्ट्रपति अगला चुनाव सिर्फ इसलिए हार सकते हैं क्योंकि उनकी पत्नी ने एक महंगा बैग जो कि $2,200 का है वो तोहफे में किसी से ले लिया। और यह बात पूरे देश के सामने, जनता के सामने खुल गई। लेकिन हमारे देश में तो भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद भी मुख्यमंत्री का पद कोई आजकल छोड़ा नहीं जाता और लोग जेल से ही सरकार चलाते रहते हैं। और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी हमारे देश में जो नेता हैं न सिर्फ चुनाव लड़ते हैं बल्कि जीतते भी हैं। और साल दर साल हर चुनाव में ऐसे जो नेता हैं वो लगातार चुनाव जीतते चले जाते हैं। इनकी अपनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो अपनी ही पार्टी में अपने ही परिवार के लोगों को टिकट भी देते हैं और हमारी जनता जो है वो हर बार उन्हें टिकट, हर बार अपना वोट देकर उन्हें जिताती भी है। तो हम ये चाहेंगे कि आप दक्षिण कोरिया से सीखिए।